आइए बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, वहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करके पहुंच गए थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब उसके आगे और बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो मैं आपको डराना नहीं चाहता कि पूरी लिस्ट आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। आपको पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, अब दूसरा चलते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखता हूँ और उस स्टेटमेंट से आगे क्या क्या चीजें ऐड होंगी वो भी साथ साथ में मैं आपके लिखते चलता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बेटा, ये लीजिए। तो जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले लिखा था जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या करा सर, यहाँ ऐड कर दिया ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व हमने ऐड करा। फिर हमने ऐड करा प्रपोज डिविडेंड। ठीक है सर। उसके बाद बच्चे हमने ऐड किया इंटरिम डिविडेंड। फिर हमने ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद एक एडजस्टमेंट था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के, उसको हमने अभी तक डील नहीं किया, क्योंकि वो देखिए मैं आपको बताऊं, जो फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें तो ना के बराबर ही ऐसा क्वेश्चन कोई होता है। छोटे मोटे क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन जब हम बेसिक सारी तैयार कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के, जिसमें कोई कोई क्वेश्चन जिससे रिलेट करता है। ठीक है, वो सब बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। जिस पे पूरा कैश फ्लो है उसके बारे में हम पहले जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर ये इन्फॉर्मेशन, इन सबको हमने एडजस्ट किया और यहाँ के बाद हम आ गए यहाँ तक कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गया एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे आ गए। इसके बाद से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने क्या करना है सर, यहाँ पे कुछ चीजें वो ऐड कर रहे हैं जो कि देखिए, ये हम नेट प्रॉफिट तक आ गए, लेकिन नेट प्रॉफिट हमने बनाया था एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से। तो उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जिसकी अभी तक आपने कोई सचेस मान लीजिए कि कैश कोई आपने क्या करा कि पेमेंट नहीं करा। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, आपके एक्सपेंसेस में लिखा हुआ होता है पीएनएल अकाउंट में, लेकिन आपने उसकी कोई पेमेंट तो नहीं करी है, और आपने उस डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी अपने प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए माइनस कर रखा था। तो माइनस कर तो रखा है लेकिन उसके लिए कैश तो गया नहीं, तो आप ऐसी चीजों को ऐड कर देंगे, उसे कहते हैं नॉन कैश आइटम्स। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। आपने क्या करा भाई, ऐसी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल वगैरह रहा होगा जो आपने रिटर्न ऑफ किया था, उसको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड करा, अमोर्टाइजेशन को ऐड करा। और बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह, डाउट्स वगैरह अगर है, डाउटफुल, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर है तो उसको आप ऐड कर दे। ये तीन चीज ऐसी हैं जो नॉन कैश आइटम्स है और आपने पीएनएल अकाउंट में से माइनस कर रखा था, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट जो है वो तो सही आएगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आप माइनस करते हैं। लेकिन जब हम कैश की बात कर रहे हैं कि कैश कितना आया और कितना गया, तो ये चीज गया नहीं और हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आपने वो माइनस कर रखी हैं जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंस का पार्ट था, या फिर आप ये समझ लीजिए इन्वेस्टिंग का पार्ट था। आपने उसको भी क्या कर रखा है बेटा, इसमें लिख रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर रखा था, तो उसको भी करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह आपने क्या करा है, यहाँ पे ऐड कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आपने एक्सपेंस के तौर पे ऐड कर रखा था, यानी नेट प्रॉफिट में से आपने माइनस किया था। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह क्या है, फाइनेंस का पार्ट है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे वापस। सॉरी, हम वापस ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन वगैरह। और सर, और ऐसे ही नॉन कैश आइटम में आता है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचने से जो लॉस हुआ है वो भी आपने ऐड कर रखा, मतलब ऐड का मतलब है एक्सपेंस में ऐड कर रखा होगा, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, तो इसको वापस से हम रिवर्स कर रहे हैं। ये सारी आइटम में आप इसकी बात अगर मैं करूं तो ये जो आइटम है ये नॉन कैश आइटम है, इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं करी है और फिर भी आपने एक्सपेंस में माइनस कर रखा था, एक्सपेंस के नाम से आपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा था। ये लॉस है, नॉन कैश आइटम है, और ये दोनों जो है ये फाइनेंस का पार्ट था, इसको भी आपने माइनस कर रखा था, तो ये रिवर्स हमने कर दिया है। अच्छा सर, इसके बाद किसी भी टाइप की कोई इनकम हो बेटा तो वो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी इनकम अगर होती है तो वो इनकम जो है ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। जैसे बेटा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव वगैरह, ये क्या है कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ऑपरेटिंग के बारे में मैंने आपको रेशियोज में ही बताया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ एक ही इनकम होती है, वो होती है सेल्स। तो सेल्स के अलावा कोई भी इनकम है, किसी टाइप की भी इनकम है, तो माइनस करना है। तो हमने जो भी नेट प्रॉफिट में इनकम को रिकॉर्ड किया होगा नेट प्रॉफिट निकालने के दौरान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको रिसीव हुआ है तो आप क्या करेंगे सर, उसे माइनस कर देंगे। अगर कोई आपका प्रॉफिट हुआ है सेल करते वक्त, यानी गेन ऑन सेल ऑफ कोई एसेट्स वगैरह है, वो माइनस कर दें। आपको कोई रेंट वगैरह रिसीव हुआ हो और आपने उसे इनकम में रिकॉर्ड कर रखा था, तो उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये सारी चीजें हम लोग प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। किस चीज का आंसर आ जाता है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमारे पास आंसर आता है। सर कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लिखेंगे, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपके सामने आया था उसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, और इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आता है बेटा। और उसके बाद आगे और भी स्टेप्स है, मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे दो चीजें और भी ऐड होती है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल आपको याद है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होता था, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है। और माइनस करेंगे अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट्स आपका इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू को आप माइनस करेंगे, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप प्लस करेंगे, सॉरी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी आप माइनस करेंगे। तो उसके बाद आपका ये दो एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक आंसर आएगा, उसे कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे बेटा आप, उसे बोलेंगे आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आप माइनस करेंगे, और वो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे टैक्स पेड, और ये टैक्स पेड के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी इसी को बोलेंगे आप कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है आपका एक्चुअल में आंसर। अगर प्लस में आता है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप लिखेंगे। तो सर ये तो काफी लंबा चौड़ा हो गया बेटा, ये लंबा चौड़ा नहीं, आसान है, काफी आसान है। आपको यहाँ तक मैं आपको सिखा चुका हूँ इससे। अब आपको आज मैं क्या करूंगा, यहाँ तक कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट बता दूं, कोशिश ये करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक बता दूं। और बहुत आसान है, क्योंकि ये जो बीच में आपको चीजें दिख रही है ना, ये जनरली होती नहीं है, बहुत ना के बराबर एक आध दो आइटम मिलेंगे आपको, हमेशा नहीं मिलता, लेकिन याद रखना है। सर कैसे याद रखे इतनी सारी चीजें, तो आप ये समझ लीजिए आपने इन्वेस्टिंग पढ़ी थी, आपने फाइनेंस पढ़ा था, आप ये समझ लीजिए जो इन्वेस्टिंग के नुकसान थे, जो फाइनेंसिंग के नुकसान थे, वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप इतनी बात समझ लीजिए। देखिए ये देखिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कहाँ से आ रहा है भाई, इन्वेस्टिंग से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन कहाँ से आ रहा है, फाइनेंस से। लॉस ऑन सेल कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टिंग से। रेंट रिसीव, ये सब वगैरह इनकम जो भी है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है।
तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के इनकम और एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, आप ये भी मान के चल सकते हैं याद करने के लिए, बाकी मैं आपको लिखवाऊंगा तो याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत याद करिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट लोन वगैरह आते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार आप लिख के देखिए, एक बार आप वैसे याद करिए और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए, फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा। इसको करने में बहुत आसान है बेटा, ये मुश्किल नहीं है, इसको बिल्कुल भी मुश्किल मत मानिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। अगर आपने यहाँ पे मुश्किल मान लिया तो फिर आपका पूरा मेहनत जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाया करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस मैं यहाँ तक की करवा देता हूँ आपको पहले, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात फिर से कहता हूँ कि प्लीज इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। याद करने में आपको 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट वीडियो को रोकिए और लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए आप। आइए बेटा, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 है सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। 21 में आप देखिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपको निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको कैलकुलेट करना है, आपको पता है कि कैसे करना है बेटा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ, ये अच्छी बात है। अगर आफ्टर टैक्स दिया होता तो पहले बिफोर टैक्स निकालना पड़ता, उसके बाद जाके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते आपको। तो यहाँ पे अच्छी बात ये कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वहां पे आपने देखा था इसको, आप इसको ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स मतलब लोन डिबेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट है, तो ये फाइनेंस का पार्ट था, तो इसको भी आप वापस ऐड कर देंगे। गुडविल अमोर्टाइज करना, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। बाकी ये भी नॉन कैश आइटम है, तो इसको आप ऐड कर दें। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, और ऊपर से ये नॉन कैश आइटम होता है, इसको भी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है, देखिए आपने डिबेंचर्स को पढ़ा होगा, उसमें हम लोग प्रीमियम का जो रिडीम करते थे, उसमें क्या करते थे, हर साल के प्रॉफिट में से हम लोग उसको क्या करते थे, वैल्यू को माइनस करते थे अगर रिटर्न ऑफ करना होता है, या उतनी वैल्यू को हमें फ्यूचर में पे करना है। तो खैर अगर आप वो डिबेंचर नहीं पढ़ा तो आप अभी ये सोच के चलिए कि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इस प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट किया है या नहीं किया। अगर कुछ नहीं कहे तो इसको आप अभी यहीं पे छोड़ दीजिएगा, फाइनेंस का पार्ट होता है ये। तो इसका मतलब इन्होंने अभी तक कुछ इसका किया भी नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करी जाए, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसको भी माइनस करना है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका माइनस होगा। तो आप देख लीजिए सारी चीजें इन्वेस्टिंग और फाइनेंस का ही पार्ट थी, ये सारी चीजों को आप क्या क्या करना है, माइनस करना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं बेटा फटाफट। चलिए बेटा, ये मैंने पूरा का पूरा नोट कर लिया। इसमें से एक चीज नहीं उतारी है, प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स को। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने स्टार्ट करा है, डेप्रिसिएशन लिया, अमोर्टाइजेशन लिया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स ले लिया, लॉस ऑन सेल ले लिया। और ये देखिए नॉन कैश आइटम है, ये भी नॉन कैश है। ये इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स जो है बेटा, ये फाइनेंस का पार्ट था, और इसलिए हमने इसे प्लस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये माइनस हुआ होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको भी हमने प्लस करा, नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट था, तो हमने माइनस करा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ये इन्वेस्टिंग का पार्ट था। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, यही उन्होंने पूछा है, तो वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए वैल्यू लिखने में ऊपर नीचे मेरे से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे ही इन्वेस्टिंग में भी एक जगह मैंने मिस्टेक करा है, और भी गलतियां होती रहती हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और आप अपने हिसाब से सही कीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो 232, और कहीं पे मिस्टेक हो भी जाए और आपको कंफ्यूजन रहे तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर और टाइमिंग जो है उसको मैसेज कर दे स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीनशॉट नहीं होता तो कम से कम टाइमिंग और लेक्चर नंबर डाल दीजिए कि यहाँ पे सर ये मिस्टेक हुआ है। 2,23,500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखा था। डेप्रिसिएशन भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, बस इसे नोट करना है। 42,000 है। 84 का इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स है, 84,000 है, 8400 है सॉरी, देखा यही मिस्टेक होती है इसी तरीके से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9300, और
उसके बाद प्रॉफिट है 6000 नीचे, इंटरेस्ट है 13800, इधर हो गया। अब रह गया बेटा हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है, 42 का तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरेस्ट आपने 84 का लिख लिया, 93 का गुडविल अमोर्टाइज था, आपने तो लॉस में लिख दिया। लॉस आपका 9000 है, 93 का गुडविल अमोर्टाइज हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। ये आ गया 223500 प्लस का 42000 प्लस 9300 प्लस का 8400 प्लस का 9000 प्लस का 13800 प्लस का 6000। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है मेरे पास 3,12,000। फिर से मैं शायद कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। 223500 223500 प्लस का 42,000 प्लस का 9300 प्लस का 8400 प्लस का 9000 माइनस का 13800 माइनस का 6000, और ये वैल्यू 2,72,400 बिल्कुल सही है, 2,72,400। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी क्वेश्चन में आप ऐसे ही करना, वो आपको फॉर्मेट याद हो, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ याद हो तो बहुत आसान हो जाता है बच्चे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ढूंढते हैं कोई और क्वेश्चन, या इसके बाद का एक स्टेप और सीख लेंगे साथ साथ में हम लोग। ठीक है, चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछ भी लीजिएगा मुझसे। हाय बेटा, हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 25, जिसमें कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे सामने है। और इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा का पूरा निकालने के लिए बोला है। इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। बिफोर टैक्स दे रखा है और इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट आपको करना है। अच्छा जी, तो ये डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, लेकिन इन्होंने बोला आफ्टर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग आइटम्स से ध्यान रखेंगे। आफ्टर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग आइटम्स मतलब इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद उनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स से इसका मतलब तो ये हुआ कि सर रिजर्व भी एडजस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक रिवर्स नहीं किया है, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस रिजर्व को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ एसेट्स, करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। आइए जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट आप लिख लीजिए, ये लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखना है सर, जो गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा बोला गया बस उतना ही लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 2,50,000 रुपये है, वो हमने लिख लिया। अच्छा, हमें ये पता था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन इन्होंने अलग से इंफॉर्मेशन दे रखा है इसके अलावा कि जनरल रिजर्व का हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने बोला आफ्टर कंसिडरिंग द नेट प्रॉफिट, उसको कंसीडर करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है। इसका मतलब ये है कि हमें जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर था उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या सर हमेशा ऐसा होगा? आपने तो ये बोला था बिफोर टैक्स से पहले ही जनरल रिजर्व ऐड हो जाता है। होता है बेटा, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन इन्होंने अपनी मर्जी से दे रखा है ना, कुछ भी मान लेते हैं ये। ठीक है, तो जो मान लिया उनको हम लिख देते हैं। ठीक है सर, चलिए मान लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो वैल्यू चेक कर ले, ट्रांसफर टू रिजर्व की वैल्यू, जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 70,000 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आ जाते हैं हम आगे। ठीक है जी, तो ये हमने इसको लिखने के बाद 250 और ये ऐड करा तो 2,57,000 आ गया। आगे ना, अब इसे लिखेंगे हम लोग, कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रहेगा ये अभी भी।
इसमें ज़्यादा आप ऐसा कीजिए, अब ये ऐड कर दिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और उसके बाद जो नॉन कैश आइटम्स थे ना, जैसे डेप्रिसिएशन था तो वो ऐड कर दीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद है बेटा माइनस करना है, डेप्रिसिएशन हो गया तो अमोर्टाइजेशन भी है। चलिए अच्छी बात, पहले अमोर्टाइजेशन कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, उसकी भी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है और इसकी वैल्यू जो है बेटा 50,000 है। फिर कुछ आइटम माइनस करने वाले हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ था तो हम लिखते हैं भाई गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये हम माइनस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड को 30,000 की वैल्यू है इसकी, ये हमने सब क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये 257 में 1,50,000 को ऐड करा हमने, 2,57,000 प्लस 1,50,000 को ऐड करा, माइनस का कर दिया 30,000। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है बेटा इससे, और ये 3 लाख कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लूँ, तो ऊपर का था हमारा इस 70,000 था। यार ये मिस्टेक ना मेरे से रुकती नहीं है, बार बार वही हो जाता है। 70,000 था, इसको ऐड करा 3,20,000 आया था। लाइव में ये टेंशन ख़त्म हो जाती, कोई ना कोई बता ही देता है कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक करा, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए कवर ये। तो 3,20,000 प्लस का 1 लाख प्लस का 50,000 माइनस का 30,000, तो ये आ गया जी 3,50,000। ठीक है जी, और कुछ मिस्टेक तो नहीं करा है, बस चेक कर लें ज़रा। 250 प्लस 70 हमने ऐड करा, 320 आ गया। 320 में अगर हम ऐड करें 1,50,000 तो ये आ गया 4,70,000, और 470 में से अगर हम लोग 30 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 440,000। ठीक है जी, अब सही आया है बिल्कुल, 4,40,000। चलिए बेटा, तो सर ये क्या है बेटा, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद याद है आपको कि हम लोग लिखते थे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आपको ढूंढना होगा करंट एसेट्स कोई ऐसा जो डिक्रीज हो रहा हो, और हम माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से, और फिर जो वैल्यू आती है तो उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं। मैं आपको लिख ही देता हूँ एक बार में। यहाँ जो वैल्यू आती है वो होता है द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर उसमें से हम लोग माइनस करते थे क्या सर, टैक्स पेड, और टैक्स पेड के बाद हमारा आंसर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पहले डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की बात करें तो आइए बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्या है और कौन कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए बेटा, आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल है 2,20,000 था, 230 हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है, ये करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए जो है वो करंट एसेट्स है। तो दो करंट एसेट्स है, एक करंट लायबिलिटी है आपके पास। तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल। और कितनी इंक्रीज हो रही है ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बेटा, वो है 50,000। आप यहाँ पे लिख दीजिए 50,000। ये माइनस में है क्योंकि हमने यहाँ पे साइन माइनस कर रखा है, तो मतलब ये वैल्यू भी माइनस में है। उसके बाद आपके पास है ट्रेड पेबल, जो कि जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ट्रेड पेबल है वो करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज करंट लायबिलिटी भी यहीं आता है बेटा। ट्रेड पेबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो भी यहीं आएगा।
ट्रेड पेबल की वैल्यू तो 50 है, ट्रेड रिसीवेबल 10 थी, वो मैंने देख के लिखा था, इस वजह से ऐसा लिख दिया था। खैर, अब आइए उसके बाद हमारे पास है एक और वैल्यू, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्रीपेड हम ऊपर लिख लेते हैं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 60 से 40, ये 20,000 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 440 प्लस का 20,000 माइनस 60,000, ये हो गया जी 4 लाख रुपीस। अब इस 4 लाख में हमें टैक्स पेड माइनस करना था, जो कि है नहीं, तो ये 4 लाख जो है वही क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमेशा ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। तो ये मेरे जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है उसको इग्नोर करा करें, और उसके साथ ही करा करें, उतना टेंशन ना लिया करें कि यार कैलकुलेशन में बार बार ऐसा होता है, आपके हिसाब से जो है उसी को रखा करें। चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं।